Hello, everybody. Welcome to chapter 3, A Letter from a Father. General English, chapter 3, class 12. सीधे समरी देखो, सीधे क्वेश्चन आंसर देखो, सीधी बात, नो बकवास। प्रस्तुत अध्याय एक पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखे गए पत्र के रूप में है। मैं आपको एक समरी बता देता हूँ मेरी तरफ से भी। इसमें पिताजी को बड़ी चिंता हो रही है। हमने पिछला अध्याय देखा था जिसमें मिनी थी और उसकी मम्मी थी। यहाँ पे पिता है और उनका पुत्र है, वो उनको पत्र लिखता है पिताजी अपने बेटे को। देखो क्या है, पिता द्वारा यह पत्र उस समय लिखा गया है जब उसका पुत्र स्कूल में प्रवेश ले रहा है। When he is taking admission in a school। पिता ने अपने पुत्र को इस पत्र में अनेक शिक्षाप्रद बातें कही। सदैव आश्वासन, आश्वासन मतलब आशावान, मतलब ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अच्छा सोचने को कहा गया है। सीख दी गई है कि हमेशा आशा रखो। जिन स्थितियों को आप बदल नहीं सकते उसको सहन करना सीख लो। बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जो पिता ने बोली है। जिस स्थिति को आप बदल नहीं सकते उसको सहन करने का सीख लो, ये सीख दिया उनने। यह भी शिक्षा दी गई है कि कभी भी भविष्य को खराब मानकर मत चलना, भविष्य अच्छा सोचना। दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह प्रिजुडिस, पहले से कुछ मत सोच लेना दूसरे के प्रति। उसमें निहित बुराइयों को दूर करने की कोशिश करना। किसी भी, कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाना। दूसरे के कष्ट में आनंद मत उठाना। हमें दुनिया से उतना सब प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करना चाहिए जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है। फिर बहुत बड़ी सीख दी है। पहली सीख ये दी थी कि भैया देखो, हंसना मत किसी पे, बात सीधी बता रहा हूँ, और सहन कर लेना। जिसको बदल नहीं सकते, जैसे तुम्हारा कोई टीचर है, तुम बदल नहीं सकते, बुरा मत मानना, ऐसी समझा रहा हूँ, तो उसको सहन करना सीख लो, ये सिखाया। और माता पिता से जितना प्राप्त हुआ संसार से नहीं होगा, सोचना भी मत। सच्चा गुण ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन की चुनौतियों व कष्टों का सामना करो, वह भी बिना शिकायत के। ना डरना है, ना झुकना है, बस चलना है। अब अपन देखते हैं इसके क्या। यहां पर लो, आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 1। मिला लेना किताब से, स्पेक्ट्रम से। जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो पूरे किताब के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। क्वेश्चन पूछता है कि इस पिता ने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा वो स्कूल जाते समय ही क्यों लिखा। लेखक अपने पुत्र को सलाह देना के लिए यह अवसर क्यों चुनता है। सुनना ध्यान से। द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन। देखो ध्यान से, जो मैं बोलता हूं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ऑथर था, चूजेस हो गया, एस लगा। दिस ओकेजन बिकॉज हिज सन इज गोइंग टू सेटल एट स्कूल। अब उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल। दिस में बी हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। अभी तक के घर में उसको कोई दिक्कत नहीं जाती थी। ओले मिलो बाबू, ओले मिलो बाबू, ऐसा करके मम्मी पापा रखते थे। पर अब वो कहाँ जा रहा है, वो संसार में जा रहा है, इसलिए उसने कहा इसको बताना बहुत जरूरी है। लेखक इस अवसर को इसलिए चुनता है क्योंकि उसका पुत्र स्कूल जा रहा है। यह दुनिया में उसका प्रथम प्रवेश है। समझे बात को। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ वी प्रेजुडाइज द पीपल एंड फ्यूचर इवेंट। क्या होता है जब हम क्या ले आते हैं, प्री जज। प्री जज का मतलब होता है पहले से जज करना लोगों को या फ्यूचर के इवेंट्स को। क्या होगा जब हम पहले से किसी चीज को जज करने लगते हैं। क्या होता है यदि हम व्यक्तियों पर भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्व ग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, पहले से जज कर लेते हैं लोगों को या फ्यूचर के इवेंट्स को, इट इज अ बैड रीसोरिंग एंड मेक्स एनिमी। ये बुरी बात होती है और शत्रुता को पैदा कर लेती है ऑफ हाफ द वर्ल्ड।
वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल ऑफ अस। पहले से कोई चीज को जज करके मत रखना कि ये व्यक्ति बुरा, ये बुरा ही होगा। जब तक कोई तुम्हारे साथ बुराई ना करे तब तक बुरा पहले से सोचने की जरूरत नहीं। हिंदी में समझ लो, यदि हम व्यक्ति और भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्व ग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो ये बुरी भावना है, वही जो बताया था ना उसने। और आधी दुनिया शत्रु हो जाती है। जब तक वे हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करे बुरा मत मानो, मत सोचो। अगला क्वेश्चन, व्हाट रीजन डज द फादर गिव हिज सन फॉर हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूलमेट्स। ध्यान से समझना, हॉस्टाइल मतलब खराब व्यवहार के लिए उसके क्या बोलता है, स्कूल के साथियों के खराब व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है। बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सुनना क्या आंसर बताता है। द फादर टेल्स हिज सन दैट द स्कूलमेट्स आर हॉस्टाइल बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर्स टू हिम, दे न्यू एज लिटिल ऑफ हिम एज ही डिड ऑफ देम। हॉस्टाइल मतलब बुरा व्यवहार भी करते हैं, या हॉस्टल में जो भी है समझ जाना, वो भी अजनबी है, तुम भी अजनबी हो, ना तुम उसको जानते हो ना वो तुमको जानता है। टिल नाउ द सन वॉज द लीडर अमंग द बॉयज, नाउ द अदर बॉयज आर हिज इक्वल। अभी तक के तुम लीडर थे पर अब सब तुम्हारे बराबर होने वाले हैं। देखो देखो सुनो, पिता बताता है अगर खराब व्यवहार करते हैं क्योंकि वे अजनबी हैं, वे उसे नहीं जानते और वह उन्हें नहीं जानता, दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी है। अभी तक के साथियों का नेतृत्व करता था, लीडर था, अब अन्य साथी उसके बराबर वाले हैं। ये उसको समझा रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करे तो बुरा मत मानना, अभी तुम नेता थे अब बराबर पे आ रहे हो। What is the best way to disarm hostility? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता को खत्म करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता जो होती है उसको खत्म करने का सही तरीका क्या है। डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। आप अपने मन में किसी का बुरा सोचो, अपने आप उसका बुरा करने की भावना आएगी और दिक्कत हो जाएगी। इसको ऐसे समझना, तुमने भिखारी को देखा, तुम भले उसको 1 रुपए मत दो, पर अगर तुमने मन में लाया अरे यार ये भिखारी को तो देख के मुझे गुस्सा आ रही है, तो तुम ना चाहते हुए भी उसको गाली गलौज कर दोगे, कुछ तो भी बुरा बोल दोगे, वही बात बिगड़ जाएगी। और अगर तुमने ये ना सोच के मन में ये भावना लाई अरे यार बेचारा उसका कोई भगवान तो भला करे, कहीं से तो उसको मिले कुछ मिले, तो तुम भले ही उसको 1 रुपए ना दो पर बातें उससे अच्छी करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसके प्रति बुरा नहीं सोचा। तो वही बोलता है शत्रुता को एंड करने का बेस्ट तरीका क्या है। डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। ट्राई टू अवॉइड द फॉल्ट विच यू सी इन देम। किसी के कोई दुर्गुण भी दिख जाए ना, अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो। नेवर कंसीव अ प्रिजुडिस अगेंस्ट अदर। प्रिजुडिस पहले से कुछ सोचना, कंसीव मतलब पहले से ही सोच के रख लेना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा मत करो। दिस इज द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी। शत्रुता को खत्म करने का बेस्ट तरीका क्या है। लोगों के बारे में बुरा मत सोचो, पहले से मन में कोई प्रिजुडिस पूर्व ग्रह पाल के मत बैठो, वही हिंदी में आएगा। बुरा मत सोचो, गलतियों से बचना सीखो, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो। सर्वोत्तम तरीका, बेस्ट वे। व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनी वन। डिस्पाइज का मतलब सीधे ही बताया, घृणा। डिस्पाइज मतलब घृणा। किस बात के लिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किस बात के लिए कभी भी घृणा मत करना। वी शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। जो व्यक्ति जिस चीज को बदल नहीं सकता उस चीज पे हमको कभी घृणा नहीं करना चाहिए। लीस्ट ऑफ ऑल, सबसे कम। फॉर हिज पॉवर्टी, कोई गरीब है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। इनफैक्ट वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल। वैसे तो हमको किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, खासकर कोई गरीब है उससे तो करना ही नहीं चाहिए। सोचो ध्यान से, ध्यान से सोचो। इफ वी कंटेम्प्ट फॉर अदर्स, सोचते हैं
It means that we are glad on the failing and misfortunes of others. अगर हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है हम बड़े खुश हो रहे हैं, क्या करते हुए, देखते हुए कि दूसरों की बड़ी यानी फॉलिंग एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर, दूसरों के दुख पे आपको बड़ी हंसी आ रही है, वही आंसर हिंदी में आएगा। हमें कभी भी दूसरों के उस बात से घृणा नहीं करनी चाहिए जिसे वो दूर नहीं कर सकता, कम से कम गरीबी से, एटलीस्ट ऑफ हिज पॉवर्टी। और रियलिटी में तो किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि हम उसमें घृणा का भाव रखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम असफलता और दुर्भाग्य पे प्रसन्न हैं। वी आर वेरी मच ग्लैड विथ हिज मिसफॉर्च्यून्स। डिफरेंस बताना प्लेमेट्स में और स्कूलमेट्स में। मेट्स का मतलब समझ जाना साथी, मेट्स का मतलब साथी। खेल कूद के साथी और स्कूल के साथी में क्या अंतर है, ऐसे ही बता दूंगा। तुम्हारे साथ मोहल्ले में लोग खेलते हैं, बोलो हाँ, तो वो तुम्हारे स्कूलमेट्स हुए क्या? नहीं, वो क्या हुए? प्लेमेट्स। और जो स्कूल में रहते हैं वो क्या हुए? स्कूलमेट्स। सो सिंपल। प्लेमेट्स आर फ्रेंड हु प्ले विथ अस। चाय बिस्कुट वाला सवाल आया बड़े दिन बाद। प्लेमेट कौन होते हैं? प्लेमेट वो दोस्त होते हैं जो हमारे साथ खेलते हैं। स्कूलमेट्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो स्कूल में रहते हैं। स्कूल में है तो स्कूलमेट्स, खेल रहा है तो खेल मेट्स, प्लेमेट्स। खेल के साथी जो खेलते हैं, प्लेमेट्स। स्कूल के साथी जो स्कूल जाते हैं, स्कूलमेट्स। हो गया, हो गया, हो गया। एक और क्वेश्चन। What is the author's opinion on the things and people we are yet to see and know? हमने अभी yet मतलब अभी भी, जिसको देखा नहीं, जिसको जानते नहीं, उनके प्रति क्या राय होना चाहिए। जिन व्यक्तियों व वस्तुओं को हमने अभी देखा न जानना है, उस विषय में लेखक की क्या राय है, आपकी भी क्या राय होना चाहिए। जिसको देखा नहीं, जिसको जानते नहीं, वी शुड नेवर कंसीव प्रिजुडिस अगेंस्ट अदर। कंसीव मतलब मान लेना, प्रिजुडिस मतलब पूर्व धारणा, पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह उसके बारे में लगाने की जरूरत नहीं। कारण क्या है? बिकॉज वी नो नथिंग, अभी उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। वी शुड नॉट थिंक इल ऑफ देम, बुरा तो सोचना ही नहीं है। वी शुड ऑल्सो नॉट एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब ये चीज के बारे में सोचना कि ऐसा होगा। एविल्स मतलब भी बुराई। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स एज वी विश, जरूरी नहीं जैसा आप सोचो, जैसा आप चाहो वैसा हो। देखो देखो देखो, वही आंसर आया। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होना, क्योंकि हम कुछ भी, वी हैव नो नथिंग ऑफ देम, उनके विषय में बुरा मत सोचना। बुराई का पूर्वानुमान, एंटिसिपेशन मतलब पूर्वानुमान नहीं करना। और ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि सब कुछ हमारे अनुसार चलेगा, एवरीथिंग विल गो एज आई विश, ऐसा तो सोचना ही मत। What according to author does contempt imply? अकॉर्डिंग टू ऑथर मतलब लेखक के अनुसार, कंटेम्प्ट एम्प्लॉय मतलब नफरत का क्या अर्थ है, उसके हिसाब से बताना है आपको। नफरत का अर्थ क्या है, क्या बात इससे आती है ऑथर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ थ्रम्प, क्या पढ़ते हैं इसको? थ्रम्प ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर। अगर आप दूसरे से नफरत कर रहे हो या ये कर रहे हो, इसका मतलब आप थ्रम्प, ट्रम्प मतलब किसी पे हंसना, मुस्कुराना और खुशी महसूस करना। दूसरे की बुराई में क्या महसूस करना? खुशी महसूस करना। याद कर लेना, स्पेलिंग थ्रम्प अच्छा शब्द है। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूर सेल्फ ऑन अदर्स फॉलिंग एंड मिसफॉर्चून। अगर आप दूसरे की असफलताओं पर हंस रहे हो, थ्रम्प, अपने आप को विजय महसूस कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो दूसरे के दुख में, तो ये बहुत शर्म की बात है। वही वाला बात आ रहा है। लेखक के अनुसार दूसरे के कष्ट में थ्रम्प, थ्रम्प मतलब अपने आप को विजयी देखना, आनंदित, प्लेजर महसूस करना, यह नफरत है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप दूसरों की असफलताओं से क्या हो? प्रसन्न हो। इसको एक बार और देखो, कंटेम्प्ट इम्प्लाइज मतलब ये क्या बात की ओर इशारा कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे की असफलताओं पर प्रसन्न होता है, इल ऑफ अदर मतलब असफलता पे, तो इसका मतलब ही हो रहा है वो बड़ा खुश है और अपने आप को बधाई दे रहा है कि देखो देखो मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, इसके साथ में दुर्भाग्य है। अमीरी गरीबी वाला आ गया बात। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल? घर का जीवन
स्कूल का जीवन। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक्सपोजर टू स्कूल इज मच मोर देन इट इज इन हाउस। एक्सपोजर मतलब बाहर का वातावरण। घर में आपको बाहर की दो बात नहीं मिलेगी, पर जब आप स्कूल जाओगे तो 10 नई बात आपको मिलेगी। ज़्यादा एक्सपोजर होने वाला है। घर से ज़्यादा प्रदर्शन स्कूल में मिलता है। यू में डू एज यू प्लीज एट होम। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो आप घर में। वाइल इन स्कूल यू फाइंड कॉम्पिटिटर्स। घर में जो चाहे कर सकते हो, जबकि स्कूल में आपको बार बार प्रतियोगिता मिलेगी। तू ये नहीं करेगा, ये मैं करूँगा। एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा। और क्या ज़्यादा मिलने वाला है? आप घर में कैसा भी रहो, पर स्कूल में क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटर, प्रतियोगिता। देखना, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एट होम। पूरे पेरेंट्स पे निर्भर हो आप। वाइल यू हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एट स्कूल। घर में तो माँ बाप डिसीजन ले लेंगे, पेरेंट्स, पर आपको स्कूल में खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। माता पिता पर निर्भर हो, जबकि स्वयं डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे याद रख लेना, एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, डिसीजन ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ट्रू क्वालिटी, ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम, तीनों को बताना है। तीनों को, सच्चा गुण, सच्ची नैतिकता, सच्ची बुद्धिमत्ता, इनका विवेचन करना है। देखना ध्यान से। इट मीन्स दैट वी शुड बिलीव इन क्वालिटीज इन लाइफ। जीवन में क्वालिटी पे ध्यान देना, अच्छा जीवन जीना। वी शुड नॉट बी फुल ऑफ प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड, याद रखना। प्राइड का मतलब क्या होता? घमंड। घमंड मत करना। वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखना, संसार में आपके अलावा भी और भी लोग हैं। बिसाइड्स अवर सेल्फ, आपके साथ साथ। अवर सेल्फ मतलब हमारे साथ साथ और भी लोग हैं। इफ वी आर एबल टू लिव विथ वैल्यूज इन द वर्ल्ड, वी नीड नो लेसन। क्वालिटी गिव अस पावर टू टीच अदर। क्वालिटी है आप में, आप दूसरे को पढ़ा सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आप रोल मॉडल बन जाओगे दूसरे के लिए। क्वालिटी रखना, जीवन में क्या रखना? क्वालिटी रखना, मोरल रखना, वैल्यू रखना, ताकि आप दूसरों को पढ़ा सको। गुणों का, क्वालिटी मतलब गुण। गुण पर विश्वास करना, घमंड मत करना। याद रखना कि दुनिया हमारे अलावा और भी लोग हैं, अदर पीपल बिसाइड अवर सेल्फ। यदि हम जीवन के मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करते हैं तो हमें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। गुण हमें प्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिक्षा प्रदान करना सिखाते हैं। ऐसा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। हाउ डज लाइफ प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल में वो जीवन को बाहर से कैसे तैयार करता है? स्कूल लाइफ में बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया जाता है संसार के लिए? देखना, अ चाइल्ड इन स्कूल फेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। घर का बच्चा एकदम, उसको सब कुछ फेमिलियर रहता है, अब ये होगा अब वो होगा, पर जैसे ही वो स्कूल में जाता है उसको अलग अलग लोग मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। A child get use unavoidable situation which prepare him for the life outside। घर में तो आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, स्कूल में ऐसा नहीं होगा। अ चाइल्ड लर्न टू टेक डिसीजन, बाहर के संसार में उसको डिसीजन लेने को मिलता है। अनअवॉइडेबल सिचुएशन मिलती है, डिसीजन मिलता है, और क्या मिलता है? कंपटीशन मिलता है, जिससे उसको लाइफ को फेस करने में आसानी होती है। प्रोटेक्शन जो घर पे मिलती है वो उसको बाहर स्कूल में नहीं मिलती, और ये प्रोटेक्शन हटते से ही वो संसार के लिए प्रिपेयर होता है। लोगों से मिलेगा, अपरिहार्य स्थितियों का सामना करेगा, जिससे वह जीवन के लिए तैयार होता है। निर्णय लेना सीखता है, बाहर के लिए उसको ताकत मिलेगी। प्रतियोगिता मिलती है जो जीवन का सामना करने में मदद करती है। सुरक्षा की भावना जो घर में होती है वो स्कूल में उस सुरक्षा को प्राप्त नहीं करता है, और असुरक्षा से उसको और फायदा होता है। वो अलग एक बोल्डनेस उसके अंदर आती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 भी पूरा पूरा होता है कंप्लीट। मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।